हेलो जी, नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मी एंड माय टू क्लास के अंतर्गत। और मैं वर्तमान आज आपके लिए लेके आया हूँ सेकंड सेमेस्टर में हिस्ट्री का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। और आज से हम शुरू करने वाले हैं यूनिट 2। आज हम क्लास शुरू कर रहे हैं सेकंड यूनिट के लिए, सेकंड सेमेस्टर के, जिसमें हम देखने वाले हैं उत्तरी उत्तर भारत के साम्राज्य के बारे में। उत्तर भारत के साम्राज्य, जिसमें सबसे पहला हमारा जो पढ़ना जो आज का टॉपिक है वो है गुर्जर प्रतिहार। तो सीधे सी राजा महाराजाओं के साम्राज्य के बारे में, लड़ाई झगड़े के बारे में, यानी कहने का मतलब उसकी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था पे नहीं जाएंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे फर्स्ट गुर्जर प्रतिहार की उत्पत्ति के बारे में। गुर्जर प्रतिहार की उत्पत्ति के बारे में कि किस प्रकार इस वंश की उत्पत्ति हुई है, किस प्रकार इस वंश की उत्पत्ति हुई है, उसके बारे में सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे। और हाँ, आप ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको क्लास को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। सबसे पहले फर्स्टली बात आती है कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे, ठीक है, और इसकी उत्पत्ति के संबंध में, क्योंकि आज हमें इनकी उत्पत्ति के संबंध में जानना है। तो काफी विद्वान है ना। पहले तो हम ये कहें कि पहले के समय ऐसी कोई डिजिटल या ऐसी कोई फिक्स चीज नहीं थी ना जिसके जरिए हम कह सकते कि इसका जन्म फलानी डेट को फलाने समय हुआ या इस वंश की वजह से हुआ है। ऐसा कोई नहीं था। पहले के समय क्या है कि कुछ साक्ष्य हैं, कोई अभिलेख हैं, उनके आधार पे मत मतांतर बने थे और हम उसके आधार पर अपने मत अपनी कहानी को गढ़ते हैं कि फलाने राज्य फलाने वंश की उत्पत्ति उस आधार पर हुई है। तो गुर्जर प्रतिहार के बारे में काफी मतभेद है। कुछ इसे विदेशी मानते हैं, कुछ विद्वान कहते हैं ये स्वदेशी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अलग अलग विद्वान और शब्द के मत एक नहीं है, यानी मत एक नहीं है। इसके रीजन बहुत सारे हैं, क्योंकि स्पष्ट अभी कुछ साक्ष्य इसके बारे में नहीं मिलता है। फिर भी देखो, हम यहाँ पर आपके लिए हर एक पॉइंट पर बात करेंगे कि अलग अलग साक्ष्यों में या किन किन विद्वानों ने गुर्जर प्रतिहार की उत्पत्ति के बारे में क्या कहा है। ठीक है, बात करते हैं कि गुर्जर प्रतिहार राजवंश को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त होता है। जैसे ही भारत में गुप्त वंश समाप्त होता है, गुप्त वंश गुप्त वंश की समाप्ति होती है, इसके बाद भारत में एक अच्छा सर्वाधिक एक उत्तरी भारत में प्रमुख राजवंश होता है, वो है वर्धन वंश। कौन सा होता है? वर्धन वंश, ठीक है ना, वर्धन वंश। फिर वर्धन वंश की समाप्ति के बाद वर्धन वंश की समाप्ति के बाद देखा जाए तो राजनीतिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी। और उसी अस्त व्यस्त के अंतर्गत देखा जाए तो उत्तरी भारत के राजवंशों के अंतर्गत गुर्जर प्रतिहार का नाम आता है। किसका आता है? गुर्जर प्रतिहार का आता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि हम कौन से समय की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, ताकि आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ध्यान रह जाए। ओके, तो ये चीज आपकी क्लियर होगी। तो हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद गुर्जर प्रतिहार है वो अपने एक वंश और अस्तित्व के रूप में सामने आता है। ठीक है, चलो अब आगे सामने आपको नोट करवा दूं। तो सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि हूँ इज गुर्जर प्रतिहार। गुर्जर प्रतिहार कौन थे? एक तो यही प्रश्न आपके सीधा सा आ जाता है एग्जाम में, सीधा सीधा ही आ जाता है कि भाई गुर्जर प्रतिहार कौन थे। यही प्रश्न आ गया, बताइए अब क्या उत्तर होगा आपका। तो गुर्जर प्रतिहार कौन थे, इसके संबंध में अगर आपको प्रश्न आता है तो इसमें आपको अच्छे से ध्यान देना है कि देखो, प्रतिहार का मतलब क्या होता है कि किसी को रोकने वाला। जैसे एक महल होता है, उस महल में दुश्मन को आने से रोकना, एक देश की रक्षा करने का काम एक द्वारपाल करता है। उसी प्रकार से ये एक रक्षक की तरह उन्होंने काम किया है, तो उसके लिए जो प्रतिहार के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रतिहार कौन से, इस बारे में मत तो है, विभिन्न मत है, लेकिन सर्वप्रथम प्रतिहार मत को स्पष्ट कर कर अगर आपके सामने प्रेजेंट करें कि क्या है इसका अर्थ या कौन है ये, तो नोट कर लेना। अलग अलग विद्वान इसको अलग अलग मत में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन इस वंश के राजाओं ने अरबों की प्रगति को रोककर भारत के द्वार या रक्षक का काम किया था। इसको नोट कर लीजिएगा। इस वंश के राजाओं ने इस वंश के राजाओं ने अरबों की प्रगति, अरबों यानी विदेशी, अरबों की प्रगति यानी अरबों का जो साम्राज्य धीरे धीरे बढ़ रहा था, उस प्रगति को रोक कर भारत देश भारत देश के द्वार रक्षक के द्वार रक्षक यानी
भारत की रक्षा करने के लिए एक एंट्री गेट की तरह कैसे काम करते हैं, द्वारपाल जो देश की रक्षा का कार्य करते हैं, उसी प्रकार इसका अर्थ लिया जाता है। या हम कहते हैं प्रतिहारी का कार्य किया, प्रतिहारी का कार्य किया। तो इस प्रकार से गुर्जर प्रतिहार का मतलब होता है कि ये उन वंश के राजाओं के बारे में बात की जा रही है जो अरबों के भारत में साम्राज्य की प्रगति को रोककर भारत को एक रक्षक के तौर पर, यानी भारत में रक्षा के तौर पर कार्य किया, या देश की सीमा की रक्षा की, या प्रतिहार का उन्होंने कार्य किया। यहां तक आपको समझ में आ गया? ओके, अब आगे बात करते हैं। यस, वेलकम एमडी चौधरी। तो अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे बता देते हैं, तो नोट कर लीजिएगा। अतएव इस वंश का नाम, जब ये प्रतिहार यानी किसी दुश्मन सेना को रोकने का काम करते हैं, प्रतिरोध करते हैं, तो इसी आधार पर उन्हें प्रतिहार कहा जाने लगा। ये चीज तो आपको समझ में आ गई। प्रतिहार कौन से? एक रक्षक थे जो दुश्मनों के भारत में एक उनके आवागमन या उनकी प्रगति को रोकने का कार्य किया। अब आगे नोट करें तो सबसे पहले इस वंश का उत्कर्ष है ना, देखा जाए तो कहां पर हुआ। अब एक्शन में है ना, एक चीज और भी यहाँ पर आपको नोट करना है जो एग्जाम के लिए आ सकती है इंपोर्टेंट। गुर्जर प्रदेश, गुर्जर प्रदेश, ओके, यानी राजस्थान का दक्षिण पूर्वी जो हिस्सा है, राजस्थान का दक्षिण पूर्वी हिस्सा, ये जो हिस्सा है ना, इस हिस्से को कहा जाता है गुर्जर प्रदेश। क्या कहा जाता है? गुर्जर। और यहीं पे इनका निवास था, तो ये गुर्जर और प्रतिहार यानी रोकने वाले प्रतिहार के तौर पे जाने लगे। और सबसे पहले इस राजकुल का उत्कर्ष है, यानी सबसे पहले उत्कर्ष यहीं पर हुआ। सर्वप्रथम उत्कर्ष है वो यहीं पर होता है, इसलिए इस वंश को गुर्जर प्रतिहार के नाम से जाने लगा। प्रतिहार तो समझ में आ गया। गुर्जर क्यों? क्योंकि ये राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी इलाके में रहते थे, जिन्हें गुर्जर प्रदेश कहा जाता। तो इन्हीं से संबंधित और इसी जगह इन वंश का उत्कर्ष भी हुआ है, इसलिए यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? अब ये चीज तो आपको ये समझ में आ गई भाई गुर्जर प्रतिहार है कौन। तो ये उत्तर आपके सामने सफिशिएंट है, पूरा मार्क्स आने के लिए ये उत्तर आपके लिए सफिशिएंट है। अब बात करते हैं इस वंश की उत्पत्ति के बारे में। अब बात करते हैं इस वंश की उत्पत्ति के बारे में कि भाई इस वंश की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, बात करते हैं उत्पत्ति के बारे में, तो मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ और आगे वाला पॉइंट समझा देता हूँ। हम बात कर रहे हैं उत्पत्ति को लेकर। किसको लेकर बात करेंगे? उत्पत्ति को लेकर। किस प्रकार और कैसे इस वंश की उत्पत्ति हुई है, ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना? तो अब देखिए यहाँ चलो आगे बात करते हैं। तो प्रतिहार वंश की उत्पत्ति, प्रतिहार वंश की उत्पत्ति को लेकर, तो प्रतिहार वंश की उत्पत्ति के बारे में अभी मैंने आपको बताया था, विद्वानों में मत नहीं है, एक मत नहीं है। इस वंश की उत्पत्ति को लेकर विभिन्न विद्वानों में मतैक्य नहीं है। मतैक्य नहीं यानी एक मत नहीं है, सभी अलग अलग विद्वान अलग अलग तरह से बात करते हैं। ये बात करते हैं तो क्यों मत एक नहीं है? तो देखिए कुछ विद्वान इन्हें यानी गुर्जर इन्हें विदेशी मानते। क्या मानते हैं? विदेशी मानते हैं। क्या मानते हैं? विदेशी मानते हैं कि भाई ये बाहरी है, यानी बाहरी मतलब विदेशी लोग है। क्या है? विदेशी लोग है। ठीक है ना? और इसके अलावा जैसे बात की जाए तो कुछ विद्वान इन्हें सूर्यवंशी मानते हैं। कुछ विद्वान इन्हें सूर्यवंशी मानते, सूर्य से उत्पन्न वंश, सूर्यवंशी। और ये सूर्यवंशी मानने वाले विद्वानों में विदेशी भी है
कुछ विदेशी इतिहासकार है वो उन्हें विदेशी मानते हैं और कहते हैं सूर्यवंशी से उत्पन्न हुआ है। और अगर मैं उदाहरण के तौर पे बात करूं तो पृथ्वीराज रासो के अनुसार पृथ्वीराज रासो के अनुसार अब आपको एक छोटा सा प्रश्न पूछूं ना, बहुत इजी वाला, तो मुझे आप ये बताइए कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? हु इज द राइटर ऑफ पृथ्वीराज रासो? पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तब तक आगे आपको लिखवाता हूं। पृथ्वीराज रासो के अकॉर्डिंग कहा गया है कि आबू पर्वत के अग्निकुंड के अनुसार आबू पर्वत के अग्निकुंड आबू पर्वत के अग्निकुंड से इस वंश की उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति हुई है, ठीक है। यस चंद्रवर्धय, बिल्कुल राम, यस ध्यान दे रहे हैं और बाकी का पता नहीं ध्यान कहां पर है। चलो आगे बात करते हैं, यहां तक समझ में आ गया। इसके अलावा अब बात करते कुछ और इतिहासकार की। अगर मैं थ्योरी लूं आपके सामने, कुछ इतिहासकार जो है वो इस वंश के संबंध में अपने उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि पृथ्वीराज विदेशी से और शक जाति से संबंधित थे। विदेशी थे एवं शक जाति से संबंधित थे। आपको जैसे बता रहा हूं वैसा का वैसा ही लिखना है, क्योंकि एग्जाम में आएगा कि गुर्जर वंश की उत्पत्ति के बारे में बताइए। तो जैसी थ्योरी आपके सामने एक्सप्रेस कर रहा हूं, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, वैसा ही आपको समझाना है। क्योंकि देखो विद्वानों में जब मत नहीं है, एक मत नहीं है, तो आप फिर उसी को तो प्रचंड करेंगे और इसी अकॉर्डिंग आप अपनी थ्योरी को लेकर आगे चलेंगे, ठीक है। तो अब आगे मैं आपको इसके बारे में नोट करवाता हूं। तो पृथ्वीराज भारत के मूल निवासी थे और उनका प्रमुख व्यवसाय था, ऐसा भी अनेक विद्वान कहते हैं। कुछ विद्वानों की अगर मैं बात करूं तो उनके बारे में भी नोट कर लीजिए। कुछ विद्वान इन्हें भारतवासी मानते हैं, भारतवासी मानते हैं, और उनके बारे में कहा गया है कि वे कृषि करते थे और शांतिपूर्वक जीवन यापन करते थे। कृषि व्यवसाय एवं शांतिपूर्ण एवं शांतिपूर्वक जीवन शैली अपनाते थे। ये चीजें आपके समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यानी अलग अलग विद्वानों के बारे में अलग अलग बात होती है। इसी के अकॉर्डिंग एक अभिलेख जो प्राप्त हुआ है, ठीक है, जिसके बारे में आगे मैं बात करूंगा, एक अभिलेख जो प्राप्त हुआ है, उस अभिलेख के अंतर्गत कहा गया है कि प्रतिहार हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण के वंशज थे। प्रतिहार हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण के वंशज थे। तो इस प्रकार से आपके सामने प्यारे विद्यार्थी यहाँ पे आइडिया आया होगा कि अलग अलग विद्वान अलग अलग तरह के उत्पत्ति के बारे में अपने विचार देते हैं। लेकिन जो मैं समझाना चाहता हूँ वो थ्योरी आप तक समझ में आ रही है ना, तो बस इंपॉर्टेंट, तो सबसे जरूरी चीज है वो आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो इस प्रकार से अलग अलग विद्वान अपने अलग अलग मत देते हैं। अब मैं आपको ऑफिशियली और ऑथेंटिकली कुछ ग्रंथ, कुछ साक्ष्य और कुछ विद्वानों के नाम के साथ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि कौन से विद्वान कहते हैं कि ये विदेशी है, कौन से विद्वान ये कहते हैं ये विदेशी है, और कौन से साक्ष्य में ये बात कही गई है कि ये इस वंश और इस प्रकृति से उत्पत्ति मानी जाती है। तो अब मैं आपको सीधा सा उस फैक्ट टू फैक्ट ले जाता हूं। तो इस प्रकार से आप जब एग्जाम में लिखे हैं तो ये इंट्रो हो गया उसका, फिर आगे आगे डिटेल में आपको लिखा जाएगा। तो अभिलेख और समसाम की साक्ष्यों के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं अब। अभिलेख एवं, क्योंकि जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें भी तो जानकारी मिलती है ना।
और जो कुछ ऐसे साक्ष्य जो विधिवत समयांतराल में मिले हैं उनके बारे में बात करते हैं। ओके, तो अब देखो नोट कर लीजिए सबसे पहले कि प्रतिहार नरेश्वर से उत्कीर्ण अभिलेखों और साहित्यों में प्रमाणों में उन्हें रघुवंशीय कहा गया है। तो नोट कर लेना। वंशों से संबंधित अभिलेखों में रघुवंशीय, रघुवंशीय यानी राम के वंशज में रघुवंशीय माना है। और इसके बारे में आपको विधिवत चीजें बताना चाहूंगा कि कैसे इनको रघुवंशी माना गया है। तो देखिए, प्रतिहार नरेश मिहिर भोज के, प्रतिहार नरेश यानी राजा, मिहिर भोज, मिहिर भोज, एक चीज एक एक नोट कर लीजिएगा, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति में, ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख में, प्रशस्ति अभिलेख के अंतर्गत ये मतलब कहने का मतलब है कि मिहिर भोज, ठीक है ना, मिहिर भोज के ग्वालियर प्रशस्ति अभिलेख में ये बताने की चेष्टा की गई है कि रघुवंश, रघुवंश यानी राम, राम के भाई लघु भ्राता लक्ष्मण के साथ संबंध स्थापित किया गया है। राम के लघु भ्राता लक्ष्मण से इस वंश का संबंध स्थापित किया है। ये कौन से अभिलेख की हम बात करें? ये वो अभिलेख जो सीधे सीधे तौर पे गुर्जर प्रतिहार से संबंधित है। और मीर भोज के ग्वालियर प्रसिद्धि के अंतर्गत तो कहा गया है कि ये राम के छोटे भाई लक्ष्मण के वंशज से है गुर्जर प्रतिहार। ये चीज आपको समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है, ये सुजाराम जी, ये जो अपनी पुस्तक है ना जिससे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये कालूराम शर्मा एंड वर्मा, जो मैंने आप सभी को प्यारे विद्यार्थियों बताई हुई है काफी बार, ठीक है ना, काफी बार मैं आपको ये चीजें बताई, मतलब बताई, ये काफी ने कहते हैं ना शेयर के कौन सी बुक से पढ़ा रहे, तो बुक आपके ऑब्वियसली ऑथेंटिकली बुक है जो जेएनवी भी कहता है, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे। चलो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे मैं आपको बताता हूँ। तो एक यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट कहा गया है कि अलग अलग अभिलेख में अलग अलग बात होती है। तो एक अभिलेख प्राप्त हुआ जोधपुर से, जोधपुर से इसका समय जिक्र मैं आपके सामने करता हूं। जोधपुर शिलालेख, जोधपुर शिलालेख, और ये शिलालेख की जो अवधि बताई गई है वो है 837 ईस्वी। तो 837 ईस्वी के इस लेख में कहा गया है कि रामभद्र ने अपने छोटे भाई से ही प्रतिहार का काम करवाया था। अपने छोटे भाई से प्रतिहार का, प्रतिहार यानी रक्षक, द्वारपाल, रक्षक प्रतिहार का कार्य करवाया था। ओके, और इस अकॉर्डिंग यहां से यह बात तो क्लियर हो जाती है कि जो वही काम करेगा जो प्रतिहार का काम करता, तो रक्षक। इस प्रकार से रामभद्र के छोटे भाई जिसने प्रतिहार का काम किया, जो उत्पत्त होने वाले वंश प्रतिहार कहलाए। इनके वंशज प्रतिहार कहलाए। ये कहां पर बात कही गई है? ये बात कही गई है जोधपुर के अंतर्गत जो शिलालेख प्राप्त हुआ उसमें बात कही गई है। इसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पर मैं आपके लिए चलता हूं, तो नोट करना, घटियाल लेख, घटियाला, घटियाला लेख। और इस लेख की समय अवधि की बात करें तो ये लेख जो प्राप्त हुआ है वो 837 तथा एक और लेख प्राप्त हुआ है वो है 861 ईस्वी। इस अभिलेख में क्या बात की, इस लेख में क्या बात की है? तो इसमें कहा गया है, यानी वही बात दोहराई गई है जो जोधपुर अभिलेख के अंतर्गत कही की थी। इसमें कहा गया है कि प्रतिहार वंश का जो आदि पुरुष है वो हरिश्चंद्र है। कौन है? हरिश्चंद्र। इस
वंश का आदि पुरुष, आदि पुरुष यानी शुरुआत, आदि पुरुष हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र है, जो अभी जस्ट मैंने इससे पहले भी आपका जिक्र किया था। और ये हरिश्चंद्र ब्राह्मण है, क्या है, ब्राह्मण है। इस प्रकार से इसकी पत्नी भी ब्राह्मण थी और उससे उत्पन्न होने वाली जो संतानें हैं, यानी आदि पुरुष हरिश्चंद्र, इससे उत्पन्न होने वाली संतानों को गुर्जर प्रतिहार कहा जाने लगा। इस प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पर मैं उदाहरण के तौर पर और साक्ष्य प्रस्तुत करूं तो नोट कर लीजिएगा कि 7वीं सदी में, 7वीं सदी की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी नोट कर लीजिएगा, इस सदी के अंतर्गत कहा गया है कि कवि राजशेखर ने भी, कवि राजशेखर, ओके, नोट कर लीजिएगा, कवि राजशेखर ने वृद्ध साल भंजिका नामक ग्रंथ में प्रतिहार वंशी महेंद्रपाल को रघुकुल तिलक और बाल भरत नामक ग्रंथ में रघुवंशम और महीपाल को रघुवंशीय मुक्तामणि कहा गया है। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो नोट कर लीजिएगा, इनके ग्रंथ के नाम लिखा देता हूं, साल भंजिका, साल भंजिका, ओके। तो साल भंजिका के अंदर उन्होंने इस ग्रंथ में प्रतिहार वंशी महेंद्रपाल को रघुकुल कहा है। ओके, ये वाली चीज आपके समझ में आ गई, नोट आ गई। अब इस प्रकार से हम आगे बढ़े, ये चीज अगर आपने नोट कर ली है, तो इसके बाद एक और क्लास होगी का यस पायल होगी ना, इसके बाद जो एक क्लास होगी प्यारे विद्यार्थियों, वो क्लास होगी सेकेंड ईयर वालों के लिए। किनके लिए होगी? सेकेंड ईयर के लिए। सर जी क्लास में सागर आ गया, सागर आ गया, ये सावन खान नमस्ते डियर। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अलग अलग तरह से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बात करी है। अब मैं आपके सामने नेक्स्ट वो मत प्रस्तुत कर रहा हूं जो कहता है कि गुर्जर प्रतिहार विदेशी थे। गुर्जर प्रतिहार क्या थे? विदेशी थे। तो अब आगे नोट कर लीजिए, विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत। क्योंकि यहाँ पे दो मत की बात करेंगे, विदेशी और भारतीय उत्पत्ति के संबंध में, यानी भारतीय की उत्पत्ति के संबंध में कौन कौन से मत, विचार और साक्ष्य हैं जो कहते हैं गुर्जर प्रतिहार भारतीय थे, और कौन से साक्ष्य, मत और विद्वान ये कहते हैं कि गुर्जर प्रतिहार विदेशी थे। तो पहला हम बात करते हैं विदेशी मत के बारे में। विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, ओके। तो ये चीज नोट कर लीजिएगा। तो देखो विदेशी उत्पत्ति के मंत्र के बारे में बात आती है ना, तो सबसे पहला जिक्र तो क्या आता है? यही आता है कि जेम्स टॉड। क्या आता है? जेम्स टॉड। तो अगर आपसे एक प्रश्न करता हूं प्यारे विद्यार्थियों, जिसका उत्तर आप मुझे देंगे, जेम्स टॉड की सबसे फेमस ग्रंथ पुस्तक का क्या नाम है? बताइए, अब बताइए। तो 19वीं शताब्दी में यूरोपीय विद्वानों के द्वारा सर्वप्रथम यह मत प्रकट किया गया है कि ये एक विदेशी थे। तो इसमें सबसे पहला मैं आपका मत रखना चाहूंगा कर्नल टॉड। कर्नल टॉड। तो कर्नल टॉड के अकॉर्डिंग प्रतिहार, परमार और चालुक्य, प्रतिहार नोट कर लीजिएगा, किसी ने बुक का नाम नहीं बताया अभी तक। प्रतिहार, परमार, चालुक्य और शाहमान, शाहमान वंशों की उत्पत्ति अग्नि से हुई है। क्या क्या है? अग्नि से हुई है।
तथा तथा टॉड ने इन्हें विदेशी सिद्ध करने का प्रयास किया है। विदेशी सिद्ध करने का प्रयास किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब इस प्रकार से सबसे पहला तो जो मत है वो कहता है कि गुर्जर प्रतिहार विदेशी थे। कौन कहता है गुर्जर प्रतिहार के बारे में? वो कहते हैं जेम्स टॉड। और जेम्स टॉड की जो फेमस पुस्तक है और जिसका उत्तर मैंने आपसे कहा था, तो शोभा का उत्तर आया है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो इस प्रकार से शकों और उसकी परंपरा संबंधी शकों का वंशज बताया है, यानी विदेशी जाति सिद्ध करने का प्रयास किया टॉड ने। और टॉड ने कहा है कि विदेशी जाति मतलब किस जाति से? तो टॉड ने कहा है शकों का वंशज। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। चलो आगे बात करते हैं। सर आज की क्लास में पढ़ा है ये, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। तो कर्नल टॉड ने प्रतिहार आदि के विदेशी होने के संबंध में जो तर्क दिए है ना, वो उसके पीछे का है कि प्राचीन मध्य एशियाई जातियों के रीति रिवाज और परंपराओं को राजपूतों में खोजने का भी प्रयत्न किया है। अब इसके अलावा मैं एक और विदेशी मत आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। एक तो मैंने आपको दे दिया टॉड के बारे में, ठीक है। दूसरा मैं देता हूं यहाँ पर अरब लेखक अबजूद तथा अल मसूदी क्या कहते हैं? इनके अकॉर्डिंग यहां पर कहा गया है कि प्रतिहार गुर्जर जाति के थे। इन्होंने कहा है कि प्रतिहार गुर्जर जाति के थे। प्रतिहार गुर्जर जाति के थे। चलो यहां तक तो एक चीज तो कॉमन आ गई है। इसके अलावा मंथन देव के राजौर अभिलेख में भी प्रतिहार को गुर्जर कहा गया है। ये चीज यहाँ पर इसके इस तर्क को इंपोर्टेंट बनाती है। इन्होंने जो कहा है वो तर्क अभिलेख में मिलता है, तो नोट कर लेना। मंथन देव के राजौर अभिलेख में, राजौर अभिलेख जो प्राप्त हुआ है, उस अभिलेख में प्रतिहार को गुर्जर कहा है। गुर्जर कहा है। ये चीजें नोट हो गया आपको। चलो आगे बात करते हैं। यस निको, कर्नल टॉड राजस्थान के इतिहास के पिता घोड़े वाले बाबा कहा जाता। बिल्कुल सही बात है। ये सीलम आज सेकंड ईयर की क्लास होगी और ये क्लास होगी 9:30 के आसपास। एक टॉपिक बीएसटीसी का भी क्लियर हो गया, गुर्जर प्रतिहार वंश। हाँ, ये बात सही है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये राजस्थान जीके का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उनके लिए ये जीके का प्रश्न है, उनके लिए जीके का टॉपिक है। तो साथ साथ हम एक साथ बीएसटीसी के टॉपिक को भी लेके जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। चलो आगे बात करते हैं। इस प्रकार से एक और विद्वान का मैं आपके सामने जिक्र करना चाहूंगा, ठीक है, जिसका नाम यहाँ पर लेते हैं जेम्स कैम्पबेल। जेम्स कैंपबेल, ओके, जेम्स कैंपबेल। उनके अकॉर्डिंग क्या है? तो देखो कैंपबेल और बात करते हैं जैक्सन, एक और विद्वान इनके साथ, तथा जैक्सन, बड़े अच्छे नाम है। जैक्सन ने गुर्जर प्रतिहार शब्द को खीजर जाति से जोड़ा है। गुर्जर प्रतिहार को खीजर जाति से जोड़ा है। किस जाति से जोड़ा है? खीजर जाति से। अब यहाँ पर कुछ चीजें ना वो एक बार आप अच्छे से समझ लीजिएगा जो मैं आपको समझाने वाला हूं। हिमांशु सर, ऐप और यूट्यूब पर क्या डिफरेंट है? ऐप और यूट्यूब पर क्लासेस तो लगभग सेम होती हैं,
लेकिन ऐप पर एक इम्पोर्टेंट है कि वहां पर टेस्ट और जो पढ़ा रहा हूँ उसके पूरे नोट्स मिल जाते हैं, जो आपको कहीं बनाने की जरूरत नहीं, उसको रिवीजन करने की, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ऐप में बेटर होता है कि उससे संबंध में नोट्स एंड क्लास मतलब क्या कहते हैं टेस्ट अवेलेबल होते हैं। तो ऐप में ये फर्क है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। इस प्रकार से 6वीं शताब्दी में एशिया यूरोप की सीमा का इस प्रकार 6वीं शताब्दी में क्या कहा इन्होंने कि भाई 6वीं शताब्दी में एशिया यूरोप की सीमा पर निवास करती थी। एशिया एवं यूरोप की सीमा पर निवास करती थी। कौन कौन निवास करती थी? कौन निवास करती थी? खीजर जाति। कौन निवास करती थी? खीजर जाति के बारे में यहाँ पे कहा है। और खीजर जाति का संबंध यहाँ पर कैम्पबेल ने किसके साथ बताया? गुजर के साथ बताया है। इस प्रकार से ये कहा कि ये विदेशी जाति है और ये एशिया और यूरोप की सीमा पर निवास करती थी। इस अकॉर्डिंग डॉक्टर भंडारकर की बात करें, डॉक्टर भंडारकर और डॉक्टर स्मिथ, यहां पर ले लेता हूं, डॉक्टर भंडारकर एवं डॉक्टर स्मिथ, ठीक है। अब इनकी बात करते हैं, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने भी कहा गुर्जर प्रतिहार खिर्जर की संतान को माना। इन्होंने भी क्या है? खीजर जाति के वंशज थे। इन्होंने भी क्या कहा है? खीजर जाति के वंशज थे। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये चीज आपको समझ में आ गई। अब यहाँ पर अलग अलग विद्वानों के मत आपको देख रहे हैं ना, विदेशी कौन है कि विदेशी मानते हैं। तो अभी मैं आपको जो भी तर्क दे रहा हूँ वो अलग अलग विद्वान कहते हैं कि गुर्जर प्रतिहार विदेशी थे। इसके बारे में हार्निल, एक और विद्वान का नाम मैं जिक्र लेता हूँ, हार्निल। हार्निल ने कहा है, हार्निल ने कहा है कि गुर्जर प्रतिहार तुर्क जाति से संबंधित थे। तुर्क जाति से संबंध बैठा है। इन्होंने क्या कहा है कि गुर्जर प्रतिहार तुर्क जाति के थे। इसके अलावा बात करते हैं कनिंघम की, बात करते हैं कनिंघम की। तो कनिंघम की बात करें तो कनिंघम ने तो यूची जाति से संबंध बताया। किसे बताया है? यूची। तो अब देख लीजिए आपके सामने अलग अलग मत आते हैं गुर्जर प्रतिहार के बारे में, क्योंकि आपको ये एकदम बिल्कुल अच्छे से समझना होगा। ये टॉपिक अगर आपको समझ में आ गया ना तो आगे वाला पार्ट है ना वो आराम से समझ में आ जाएगा। इस वजह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उस समय की ये जो विचार, ये जो मत थे ना, इनको काफी दफा तो स्वीकार भी कर दिया गया और स्वीकार करने से अलग अलग विद्वानों में मत भी कंफ्यूजन होते हैं। अगर बात करें कैनेडी महोदय की, एक और विद्वान में नाम लेना चाहता हूँ लास्ट, कैनेडी। कैनेडी महोदय, ठीक है। तो कैनेडी महोदय की बात करते हैं, इन्होंने भी तो एक तर्क दिया है। इन्होंने कहा प्रतिहार ईरान के मूल निवासी थे। इन्होंने तो हटके तर्क दे दिया कि ईरान के मूल निवासी थे। क्या थे? ईरान के मूल निवासी थे। इस प्रकार से आपके सामने प्यारे विद्यार्थियों एक एक चीज क्लियर हो जाती है कि कौन से विद्वान क्या कहते हैं। और यहाँ से मुझे लग रहा है कि आपको ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे। इसके बाद इसकी उत्पत्ति के संबंध में क्या विचार, उत्पत्ति के संबंध में क्या विचार है और कौन से ग्रंथ है जो गुर्जर प्रतिहार के बारे में कहते हैं। तो प्रश्न आपके सामने ये आएगा कि गुर्जर प्रतिहार कौन थे, गुर्जर प्रतिहार के संबंध में या गुर्जर प्रतिहार की उत्पत्ति के संबंध में आप अपने विचार स्पष्ट कीजिए, या गुर्जर प्रतिहार की उत्पत्ति के ऊपर आप प्रकाश डालिए। या एक प्रश्न आ सकता है कि ऐसे कौन से साक्षी और विद्वान कहते हैं कि गुर्जर प्रतिहार विदेशी थे। तो इन सभी का उत्तर आज मैंने करवाया है, ठीक है। अब गुर्जर प्रतिहार की उत्पत्ति के संबंध में जो दूसरा तर्क है वो तर्क है कि गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक थे वो भारतीय थे, यानी इसकी उत्पत्ति भारत से हुई है। और ये जो तर्क है उसको हम करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में।
नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि गुर्जर परत्यार भारतीय थे, उनके बारे में कौन से तर्क और विद्वान अपना मत देते हैं। तो आज की क्लास के लिए प्यारे विद्यार्थियों, हम इस क्लास को यहीं पे करते हैं समाप्त, और इसका पार्ट 2 आपके लिए बहुत जल्द अवेलेबल होगा। क्लास को लाइक शेयर करते रहिएगा, और एक चीज ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट ईयर वालों के लिए यहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी एंड हिंदी साहित्य की क्लासेज होती है। टोटल 5 क्लास यहाँ पर अवेलेबल हो रही है फर्स्ट सेमेस्टर, मतलब फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए। तो मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल से जुड़े रहें। पता नहीं कब कौन सी क्लास आती है, लेकिन जो भी क्लास लाइव होती है ना, वो शाम के 6:30-7 बजे से शुरू होती है और 10 बजे तक क्लास चलती है। तो शाम के समय आपको अपना नेट ऑन रखना है, पता नहीं कौन सी क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो जुड़े रहिएगा, क्लास को लाइक और शेयर कर लीजिएगा, और जब भी मौका मिले तो आपके नोट्स बनाए उसको रिवीजन कीजिएगा। ठीक है जी, तो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू जी।